अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। और बाकी लोग भी खैरियत से हैं? ऑनलाइन हैं कोई और भी? नो अदर स्टूडेंट्स ऑनलाइन? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so let's start our discussion. So लास्ट टाइम जो है हम जो दो लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करते चलते हैं हम आज की डिस्कशन को। तो बेसिकली हमने अभी तक जो डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ जो हैं वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है, दैट इज़ आईपीसीसी, which is working under the umbrella of United Nation and World Meteorological Organization। और उसमें अभी तक जो है हमने फिर असेसमेंट रिपोर्ट्स की बात की थी कि असेसमेंट फर्स्ट से लेकर असेसमेंट रिपोर्ट फिफ्थ जो है 2014 में वो पब्लिश हो चुकी है। और फोर्थ कमिंग जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, वो हम वेट कर रहे हैं अनटिल एंड ऑफ दिस ईयर एंड कमिंग ईयर 2020 तक जो है, 2022 तक उसके जो बेसिकली वर्किंग ग्रुप 1, 2, 3 इंक्लूडिंग जो उसकी स्पेशल रिपोर्ट होती है वो भी पब्लिश हो चुकी होगी। साथ ही हमने जो है लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था कि बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटल एविडेंस हैं वो 150 इयर्स के हैं। और उससे पहले वाला जो पैलियो रिकॉर्ड है, बेसिकली वो साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रॉक्सी रिकॉर्ड से जो है वो कलेक्ट किया, लाइक ट्री रिंग्स, फॉसल पॉलन्स, लेक और वाटर बॉडी सेडिमेंटेशन, ट्री रिंग्स, आइस बोर्ड्स, ठीक है। और उसके अलावा कोरल्स, इनसे जो है इनडायरेक्टली जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई रिगार्डिंग दी क्लाइमेट 1000 years ago, million years ago, ठीक है। तो वो वहाँ से आया, लेकिन हमारे पास 150 years का रिकॉर्ड है। और ड्यूरिंग स्पेशली लास्ट 4-5 decades अब्रप्टली जो है वो टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि उसके जो है बेसिकली क्लाइमेट साइंटिस्ट जो हैं इंस्ट्रूमेंटल एविडेंस की बेसिस के ऊपर, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज है, सी लेवल राइज है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्नो कवर रिड्यूस हो रहा है, वो जो है उन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं विद द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में जो है स्पेशली इन एडिशन टू नेचुरल फोर्सिंग जो एंथ्रोपोजेनिक अफेक्ट हैं वो अलार्मिंग है। दैट्स व्हाई देयर इज ए अब्रप्ट चेंज इन ऑल द इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड लाइक टेम्परेचर, सी लेवल राइज और स्नो कवर। और हमने जो है लास्ट टाइम फिर नेचुरल फोर्सिंग और एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन फोर्सिंग भी डिस्कस की थी फॉर द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल्स, क्लाइमेट मॉडल्स। और क्लाइमेट मॉडल्स के रिलेटेड हम कुछ उनकी
अनसर्टेनिटीज डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स में जो है किस किस्म की अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हैं और क्यों इन्वॉल्व हैं, और मॉडल जो है क्लाइमेट मॉडल है क्या, और उस वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें एवोल्यूशन क्या है, क्या चेंजेस होती रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर डेवलप हुई है, तो क्या क्या उसमें चेंजेस हुई हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ द क्लाइमेट मॉडल्स, कि किस रेजोल्यूशन के ऊपर अवेलेबल हैं और कितना जो है कंप्यूटेशन कॉस्ट है, कितना टाइम चाहिए उन मॉडल्स को रिजल्ट्स जनरेट करने में ले या सिमुलेशन के लिए। In addition to that, we are going to discuss about the scenarios, जो ये बेसिकली टॉपिक है क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज। तो उन मॉडल्स में जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए, वो भी हम आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इन एडिशन लास्टली जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लाइमेट प्रोजेक्शंस on various aspects like agriculture, crops, tourism और many other applications, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि ये बेसिकली कोर्स जो है सिर्फ जो है ये थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, बट पीपल आर अप्लाइंग द क्लाइमेट मॉडल्स डेटा फॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक जो कि मैंने बताया, क्रॉप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लैंड स्लाइडिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, एंड सो मैनी थिंग्स। ओके, ये तो अभी तक बात होगी। हम बेसिकली जो है हमने सोर्सेज भी डिस्कस कर लिए, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, और हमने जो है पास्ट का इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड और उसके साथ पैलियो रिकॉर्ड भी हमने डिस्कस कर लिया। नो द क्वेश्चन अराइजेस वेयर शुड वी गो और व्हाट वी शुड डू। ओके, सो द आंसर इज वी कैन यूज द प्रीवियस data in addition to understanding of our climate system, so that we can predict the climate change for future end of this century or for the coming 2 or 3 centuries like that. So इसका मतलब है climate models जो है फिर हम use कर सकते हैं। Okay, as earlier discussed in couple of lectures ago about the butterfly effect. So actually Lorentz discovered the butterfly effect, which represents the non-linear equations that govern the weather, such as incredible sensitivity to initial condition. Means कि initial condition अगर जो है बेसिकली उनका इनक्रेडिबल सेंसिटिविटी है, कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है ऑन वेदर, बिकॉज वेदर सिस्टम इज नॉट ए लीनियर। ठीक है, जो वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो लीनियर इक्वेशन उनको गवर्न नहीं करती, नॉन लीनियर इक्वेशन गवर्न्स द वेदर फिनोमेना। तो इनिशियल कंडीशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं वेदर के ऊपर। और बेसिकली लॉरेंस ने क्या किया, बटरफ्लाई, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है थर्ड जो बेसिकली सेंटेंस है, बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स इन ब्राजील कुड सेट ऑफ ए टोर्नेडो इन टेक्सास। ठीक है, तो ये बेसिकली बटरफ्लाई जो फ्लैपिंग कर रही थी उस विंग्स को ब्राजील में, उनका इफेक्ट क्या हुआ कि टोर्नेडो जो है टेक्सास में वो इनिशिएट हुआ। ये उसकी स्टडी का बेसिकली कंक्लूजन था, और कंक्लूजन उसका क्या था कि लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग वाज डूम्ड, कि लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग एक्चुअली वो फेल हो गया, बिकॉज उसने इनिशियल कंडीशन में बटरफ्लाई का इम्पैक्ट जो था
वो ऐड नहीं किया था जो ब्राजील में हुई, ठीक है। तो उसने डिफरेंट इनिशियल कंडीशन के ऊपर मॉडल्स को रन किया सो दैट टू प्रोड्यूस द पास्ट टोर्नेडो जो कि हैपन हो चुका था इन टेक्सास, ठीक है, उसको रिप्रोड्यूस करना चाहता था थ्रू क्लाइमेट मॉडल्स। तो इनिशियल कंडीशन उसने चेंज करता गया अनटिल अनलेस ही फाउंड कि बटरफ्लाई का जब इम्पैक्ट जो ब्राज़ील में उस सीज़न में बहुत ज़्यादा, उस टोर्नेडो के आने से पहले ब्राज़ील में कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई होती हैं, उनकी विंग्स ज़ाहिर से वो फ्लैप करती हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो था टोर्नेडो के ऊपर बहुत ज़्यादा था। और टोर्नेडो जो फिर उसने रिप्रोड्यूस किया मॉडल ने, it was very close to the event happen in Texas. That's why butterfly impact जो है उसको हम कहते हैं लॉरेंस बटरफ्लाई impact. Okay, so let's see the double pendulum. इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये बेसिकली जो है किस तरह जो है वो अफेक्ट होता है इनिशियल कंडीशन। 6 जो है बेसिकली इसमें वो डायग्राम है, और 6 डायग्राम में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो डबल पेंडुलम है वो उसके कुछ टाइम के बाद जो है उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेट्स सी दिस वीडियो इन डिटेल। तो बेसिकली जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है एक्सपेरिमेंटल जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसमें ऑलमोस्ट इनिशियल कंडीशन सेम है, लेकिन थोड़ी सी चेंज के साथ। इनिशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप अगर देख रहे हैं वो जो फिंगर जो रखी गई है डबल पेंडुलम के ऊपर, ठीक है, वो थोड़े से डिफरेंट एंगल या डिफरेंट फोर्स सेम अप्लाई की जा रही है लेकिन डिफरेंट एंगल से। सो लेट्स लुक एट द impact of that initial condition on the double pendulum, then you can understand the butterfly impact कि initial condition जो है कितनी impact करती हैं। No, you can see the difference. Almost same initial condition, almost. तो उसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं डबल पेंडुलम में वो डिफरेंट हो गया। सो दैट्स हो द बटरफ्लाई इम्पैक्ट जो कि बेसिकली लॉरेंस ने डिस्कवर किया था, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वेदर के ऊपर भी अल्टीमेटली होता है, जो कि उसने अपनी स्टडी में फाउंड किया। ओके, सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस between weather and climate before discussing the climate model. So क्या लगता है difference between weather and climate? What is difference between weather and climate? Any student can answer? सर वेदर तो आबो हवा को कहते हैं, मतलब लाइक बारिश हो रही है या नमी है या नहीं है। How about climate? सर क्लाइमेट फॉर द लॉन्ग रन है मेरे ख्याल में। Okay, आपकी जो definition है it is very near to the expectation. So basically the difference between weather and climate is mainly about the measurement of time, कि वो जो measurement हम कर रहे हैं किस time duration के लिए कर रहे हैं।
So weather is what condition of the atmosphere over a short period of time. Short period of time means daily, hourly, ठीक है, या एवरी मिनट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनको हम वेदर कहते हैं। और उस जो कंडीशन है उसमें जैसा कि बताया गया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, विंड स्पीड हो सकती है, सनशाइन हो सकता है, ठीक है, विंड वेलोसिटी हो सकती है। सो लाइक दीज थिंग्स। However, climate is the long-term average of the weather condition, और यूजुअली जो लॉन्ग टर्म टाइम लिया जाता है दैट इज यूजुअली 30 years. So climate is how the atmospheric actually behaves over a longer period of time. That is climate. So in most of the places we know weather changes from minute to minute, hour to hour, day to day, or season to season. However, climate is changing over a long period of time. Is the average of weather condition. Average of weather condition है जो long duration के लिए है। तो ये climate change जो है वो over time भी होता है और over space भी होता है। लेकिन ये daily हम जो है वो नहीं कह सकते अच्छा जी कल जो था टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस था, आज जो है अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसको हम क्लाइमेट चेंज नहीं कहेंगे, ठीक है। सो दैट इज वेदर चेंज। सो क्लाइमेट चेंज हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 30 years अगो आज के दिन या अप्रैल के मंथ में एवरेज टेम्परेचर जो है हम कहते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस था इस्लामाबाद में 20 years अगो। और हम कहते हैं कि लास्ट 5 years से वो 20 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा बल्कि वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। लास्ट 5 कंसेक्टिव ईयर से वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका मतलब है कि वो वेदर चेंज नहीं है बल्कि वो क्लाइमेट चेंज हो गया कि वो जो एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन थी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 20 years अगो जो कि 20 डिग्री सेल्सियस थी, वो लास्ट 5 years से कंसेक्टिवली जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अबव है। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। And climate change is the changes in long-term average of daily weather. डेली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, सीजनल वेदर भी हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज हैपन ही तभी होगा जब डेली वेदर कंडीशन चेंज होगी, तो डेली से जो है मंथली चेंज होगी लॉन्ग टर्म एवरेज की, और फिर सीजनल भी चेंज होगी ऑफ कोर्स। Okay, so next question is what is a climate model? कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम क्लाइमेट मॉडल को? What is a climate model? Any idea, any clue? सॉरी सर। चलें, क्लाइमेट में जो है सर क्लाइमेट मॉडल्स में हम मतलब क्लाइमेट को फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट 20 years या 30 years में किस तरह का क्लाइमेट होगा। नहीं, अभी फोरकास्ट की हम बात नहीं कर रहे, हम मॉडल की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज क्लाइमेट मॉडल। मसलन हम कहते हैं, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एससीएस कर्व नंबर हमने एक मेथड पढ़ा था हाइड्रोलॉजी में, इफ यू रिमेंबर, या हमने यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी पढ़ी थी, ऐसे ही है। So SCS curve number method is a model which estimate or calculate excess rainfall. Is it true? कर्व नंबर मेथड से क्या किया था हमने? एक्सेस रेनफॉल फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही है। सो दैट इज ए लॉस मेथड कि वो टोटल रेनफॉल से लॉस
लॉस को सब्ट्रैक्ट करके एक्सेस रेनफॉल फाइंड आउट करता है. सो दैट इज ए लॉस मॉडल. SES कर्व नंबर इज ए लॉस मॉडल. यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है जो आपकी एक्सेस रेनफॉल है उसको फ्लो में ट्रांसफॉर्म करता है यूजिंग यूनिट हाइड्रोग्राफ. ऐसे ही था, एक्सेस रेनफॉल से हम कैलकुलेट करते थे कि क्या टोटल हाइड्रोग्राफ होगा. वो ट्रांसफॉर्मेशन है रेनफॉल से फ्लो की तरफ. तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज ए ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल. ट्रांसफॉर्मेशन किसकी? रेनफॉल की रन ऑफ की तरफ. तो क्लाइमेट मॉडल जो है बेसिकली it attempts to simulate many processes that produce climate. ऐसे ही ना बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे क्लाइमेट के अंदर, उनको वो सिमुलेट करेगा. और इन प्रोसेसेस का अगर बैकग्राउंड देखें तो एटमॉस्फेयर जो है उसमें एयर एक्ट्स लाइक ए फ्लूइड. ऐसे ही है जिस तरह आप ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा. हम कौन से 3 लॉज जो हैं वो डिस्कस करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में या ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम और कौन से वाला लॉ है? एनर्जी से. एनर्जी, राइट, एनर्जी. सो मैस, मोमेंटम और एनर्जी के जो कंजर्वेशन के लॉ हैं वो जब लिक्विड को भी डील करते हैं, वही वाले लॉज जो हैं एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो दैट इज आल्सो ए फ्लूइड मैकेनिक्स. तो वही लॉज की बेसिस के ऊपर जो है ये प्रोसेसेस जो हैं सिमुलेट होते हैं क्लाइमेट सिस्टम में. सो इसका मतलब ये हुआ द क्लाइमेट सिस्टम जो है बेसिकली वो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लॉज, बेसिक जो लॉज हैं, उसमें केमिकल लॉज भी आएंगे. उसकी वजह इन एडिशन टू जो मैंने 3 गवर्निंग लॉज बता दिए हैं, केमिकल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं एटमॉस्फेयर में. और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल. बायोलॉजिकल प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का बायोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन है. कैसे इंटरेक्शन है बायोस्फीयर के साथ? इंटरेक्शन है भी कि नहीं बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का? इकोलॉजिकल इकोसिस्टम इंटरेक्शन है. जी रिपीट कीजिएगा सर. इकोसिस्टम बेसिकली इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर की वजह से. इकोसिस्टम भी होता है और इकोसिस्टम की वजह से एटमॉस्फेयर भी होता है. तो जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है उससे ट्रांसपरेशन हो रही है. ऐसे ही जब ट्रांसपरेशन होगी तो इसका मतलब है वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आएगा. ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर को भी इफेक्ट कर रहा है. तो एटमॉस्फेयर से दोबारा रेन की फॉर्म में जब नीचे आएगी रेन, वो बायोलॉजिकल लाइफ को भी इम्पेक्ट करेगी. इसके अलावा बायोलॉजिकल लाइफ के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए कहाँ से? एटमॉस्फेयर से ले रही है. ठीक है, और बायोलॉजिकल लाइफ से जो है फिर ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है जो कि ह्यूमन यूज करते हैं. तो पूरा का पूरा जो है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है. तो क्लाइमेट सिस्टम में सिर्फ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ केमिकल और जो बायोलॉजिकल लॉज हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. So a climate model actually comprises a series of mathematical representation of all physical, chemical and biological laws. तो क्लाइमेट मॉडल की डेफिनेशन होगी जिसमें ये बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं. कौन से लॉज की? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल लॉज.
जैसा कि SCS कर्व नंबर की मैंने एग्जांपल दी है, तो SCS कर्व नंबर में जो वो इक्वेशन है, ठीक है, वो गवर्न क्या कर रही है, बायोलॉजिकल और जो लैंड कवर की बेसिस के ऊपर, लैंड कवर लैंड यूज क्लासिफिकेशन की बेसिस के ऊपर कर्व नंबर फाइंड आउट करते हैं हम, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर जो है हम एस्टिमेट करते हैं कितना लॉस होगा। ठीक है, तो वो फिजिक्स भी आ गई उसमें, और प्लस जो लैंड कवर है, लैंड कवर के ऊपर बायोलॉजिकल लाइफ है, कहाँ जो है अर्बन लैंड है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लाइमेट मॉडल में जो है तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, उनके जो लॉज हैं उनकी बेसिस के ऊपर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या इक्वेशन जो हैं हम उसको कोड करते हैं, उसको हम कहते हैं ये क्लाइमेट मॉडल है। ओके, सो बायोस्फीयर comprises all three: atmosphere, lithosphere and hydrosphere. बायोलॉजिकल लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी आ जाती है, लिथोस्फीयर भी आ जाती है और हाइड्रोस्फीयर भी आ जाती है। सो बायोस्फीयर में जो एटमॉस्फेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एयर, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद लेस देन 1% जो है अदर गैसेज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी जितनी भी मीथेन, जितनी भी रिमेनिंग गैसेज हैं। तो एटमॉस्फेयर का जो है वो बायोस्फीयर के ऊपर इम्पैक्ट है थ्रू हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो वाटर में लाइफ है। सो बायोस्फीयर डिस्क्राइब्स द लाइफ इन ऑल थ्री सेक्टर्स, जिसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर भी और लिथोस्फीयर भी। तो बायोस्फीयर उसको डील कर रही है, लेकिन हाइड्रोस्फीयर जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स डिस्कस कर रही है जो कि वाटर के अंदर है। वो इक्वेटिक लाइफ भी हो सकती है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं जो वाटर के अंदर है। और अगर लिथोस्फीयर, इट डील्स विद द आउटर अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आउटर अर्थ क्रस्ट जो है, जिसमें जो है उसकी टोपोग्राफी है, उसमें फिर उस के अंदर जो है अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कितनी होगी वाटर की, ठीक है, कितनी जो है उस अर्थ की जो टोपोग्राफी है, उसका लैंड यूज, लैंड कवर किस तरह का है, उसकी डिपेंडेंट होंगी चीज़ें, लाइक दीज थिंग्स। और लिथोस्फीयर में जो है फिर बायोलॉजिकल लाइफ भी है। तो एटमॉस्फेयर का जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोस्फीयर के साथ भी है, लिथोस्फीयर के साथ भी है, और इसी तरह हाइड्रोस्फीयर का हम एटमॉस्फेयर के साथ भी लिंक है, और लिथोस्फीयर का जो है एटमॉस्फेयर के साथ भी लिंक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है ये सिस्टम जो है ये क्लोज सिस्टम है, दैट इज ओपन सिस्टम, इसका एंड कोई नहीं है, और ये इंटरेक्शन जो है हमेशा रहता है। एंड बायोस्फीयर डील्स विद द इकोसिस्टम, हम इसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल दीज बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अगर हम देखें ये अर्थ के सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये तो बहुत सारा हमें सिंपल सा मॉडल लग रहा था कि बायोस्फीयर का एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से, लेकिन फर्दर अगर इसकी हम डिटेल में जाएं तो जो क्लाइमेट सिस्टम है वो हमें जो है इस फिगर में नजर आ रहा है बहुत कम्प्लेक्स हो गया है, कम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई। लाइक अगर हम डिस्कस करें द ओशन पार्ट, ओशन पार्ट जो है वो हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर डील कर रहा है। हाइड्रोस्फीयर का लिंक जो है वो प्रेसिपिटेशन के साथ भी है थ्रू इवेपोरेशन, के वहां से इवेपोरेशन भी होगी, विंड स्ट्रेस भी इसके ऊपर आएंगी, हीट एक्सचेंज भी होगी हाइड्रोस्फीयर पार्ट से। हीट एक्सचेंज कहाँ से होगी, ओशन के अंदर भी होगी, और हीट एक्सचेंज एटमॉस्फेयर में भी होगी। इसी तरह अगर सी के अंदर आइस है
तो एटमॉस्फेयर और आइस इंटरेक्शन होगा, तो सी आइस का ओशन के साथ भी कपलिंग होगी। तो ये सारे के सारे जो आपको कपलिंग नजर आ रही हैं या इंटरेक्शन नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली मॉडल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉडल्स हैं। इसी तरह ओशन के विद इन द ओशन जो है वो सी लेवल अगर राइज हो रहा है, उसकी सर्कुलेशन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल मॉडल्स हैं जो कि अल्टीमेटली पूरे के पूरे क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द बायोस्फीयर, जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर देख रहे हैं आप। बायोस्फीयर में जो है सॉयल बायोस्फीयर इंटरेक्शन है, बायोस्फीयर का फिर एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर इंटरेक्शन कहते हैं। लैंड की बात करें तो लैंड सरफेस का एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन है। लैंड के ऊपर अगर आइस शीट आ गई है तो चेंजेस इन क्रायोस्फीयर जो है वो इम्पैक्ट करेगा, हाइड्रोस्फीयर को भी इम्पैक्ट करेगा और एटमॉस्फेयर को भी इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह लैंड के ऊपर अगर चेंजेस हैं, उसकी जो है वेजिटेशन चेंज हो जाती है या लैंड यूज चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो चेंज होगा, तो लैंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर विद इन द एटमॉस्फेयर अगर बात करें, विद इन द एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं इन एडिशन टू एरोसोल्स। इनमें ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, एरोसोल्स भी हैं, या एटमॉस्फेयर में थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है अगर सल्फर डाइऑक्साइड आता है उसका भी इंटरेक्शन आ गया एटमॉस्फेयर के साथ। तो एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है जब वो चेंज होती है तो सर्कुलेशन जो है एटमॉस्फेयर की वो चेंज हो जाती है। तो जब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन चेंज हुई तो डेफिनेटली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी जो है उसमें भी वेरिएबिलिटी होगी। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं जो इस फिगर में आपको नजर आ रहे हैं, ये साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। तो ये कांस्टेंट नहीं है, एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन भी कांस्टेंट नहीं है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है एक जैसा नहीं रहता, उसमें भी वेरिएबिलिटी होती है। तो जब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लैंड जो सॉरी लिथोस्फीयर उसमें चेंज होगी, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा सिस्टम जो है बायोस्फीयर का वो चेंज होगा। बायोस्फीयर चेंज होगा तो हमारी एटमॉस्फेरिक जो वेरिएबिलिटी है वो अल्टीमेटली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी चेंज करेंगी। तो कहने का मकसद ये है इस फिगर का कंक्लूड अगर मैं करूं तो क्लाइमेट जो है अर्थ सिस्टम का या अर्थ सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, इनको अगर सिमुलेट करना हो, इट इज नॉट एन इजी जॉब, इट इज ए कॉम्प्लेक्स जॉब। ऐसे ही है, कर्व नंबर मेथड तो बड़ा सिंपल सा था, आसान था, हमने कर लिया। यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी बड़ी आसान थी, हमने कर ली। लेकिन ये अर्थ सिस्टम के जो बायोस्फीयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जब हम इनको सिमुलेट करते हैं, सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हम वेदर को फोरकास्ट करें या क्लाइमेटिक प्रोजेक्शन करें, तो थोड़ा सा अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि पीएमडी को जो है हम हर साल बुरा भला कहते हैं कि जी वो जी उन्होंने जो फोरकास्ट की थी प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट नहीं हुई, वो ठीक ही नहीं हुई जी, वो तो वो बिल्कुल गलत कर दिया उन्होंने। या उन्होंने फोरकास्ट की थी रेन नहीं हुई तो रेन हो गई, ठीक है, दोनों दोनों चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली जो है क्लाइमेट जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स इतने ज्यादा हैं, सारे कंपोनेंट्स मैंने नहीं लिखे हुए इस डायग्राम में, इस बहुत सारे और चीजें भी हो सकती हैं, लाइक क्लाउड माइक्रोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर जिन हम ग्रिड्स के ऊपर रन करते हैं मॉडल, उन ग्रिड से अगर छोटे कंपोनेंट्स हैं वो तो हम सिमुलेट कर ही नहीं सकते। जब सिमुलेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है हमारे मॉडल के रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटीज होंगी या हमारे मॉडल्स के रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं होंगे। तो दैट्स वाई जब भी फोरकास्ट होती हैं सर्कुलेशन मॉडल से या क्लाइमेट प्रोजेक्शन होती हैं, उनमें अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व होती हैं, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता।
उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे। उसमें जो है मॉडल की लिमिटेशंस हैं, उनकी मॉडल की रेजोल्यूशन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट सिस्टम की, या सेंसिटिविटी हमें नहीं पता कि ओशन अगर ना हो तो क्या इम्पैक्ट होगा एटमॉस्फेयर के ऊपर, या ओशन के ऊपर इतना ज़्यादा आइस आ जाए, आइस कवर हो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो मॉडल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। So that's why the score of the circulation model always not always 100%, वो यानी कि ट्रू स्कोर नहीं होता, 100% नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं अभी तक जो डेवलप हुए हैं, अगर उनकी एवोल्यूशन हम देखें, इन 1970s बहुत सिंपल सा मॉडल था, सिर्फ एटमॉस्फेयर मॉडल होता था, जिसमें सिंपल जो है एटमॉस्फेयर को ही डील किया जाता था। उसमें जो है ना जो है लिथोस्फीयर का कोई पार्ट था, ना हाइड्रोस्फीयर, बस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की बेसिस के ऊपर जो थे क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो फोरकास्ट देते थे। ठीक है, फिर थोड़ी सी 1980s में जो है डेवलपमेंट हुई क्लाइमेट मॉडल्स, जो उनमें एटमॉस्फेयर के साथ लैंड सरफेस का पार्ट भी शामिल कर दिया गया, मींस लैंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन वो ऐड कर दी गई। फिर 1990s में क्लाइमेट मॉडल्स को फिर बेहतर किया गया, उसमें एटमॉस्फेयर लैंड सरफेस के साथ ओशन और सी आइस को इंक्लूड कर दिया गया। देन इन 1995 एटमॉस्फेयर लैंड सरफेस ओशन सी आइस के साथ सल्फेट एरोसोल्स, उनको भी ऐड कर दिया गया मॉडल्स में। तो मॉडल की आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होती गई। देन इन 2000 फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी, एटमॉस्फेयर लैंड सरफेस ओशन सल्फेट एरोसोल्स के साथ अदर एरोसोल्स और कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन वो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो बेसिकली फिनोमेना था वो डिस्कवर हुआ, तो कार्बन साइकिल को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। However, recently or for future, in addition to the climate models जो भी 2000 में था, उसमें जो है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, वेजिटेशन डायनामिक्स भी ऐड कर दी गई। सो ये आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स इवॉल्व्ड। और नीचे वाला जो पैनल आप देख रहे हैं अदर मॉडल्स, ये बेसिकली अदर मॉडल्स जो थे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप होते रह गए सेपरेटली, लेकिन इनको फिर कपल कर दिया गया क्लाइमेट मॉडल्स के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो लिखा गया 1970s 80s में, इसी तरह रिसेंटली। होएवर रिसेंटली जो है इन एडिशन टू ये जो फ्यूचर का क्लाइमेट मॉडल लिखा गया 2002 से 5 तक, इसमें एक और जो है आईपीसीसी जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 की बात हम करें तो इसमें जो है लैंड आइस का पार्ट भी जो है वो शामिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब है मॉडल को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जा रहा है। और इसकी जो है एक और जो है आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये बेसिकली मॉडल एवोल्यूशन जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन की गई है, ऑलमोस्ट वही जो है आपको कंपोनेंट्स जो हैं क्लाइमेट मॉडल्स में नज़र आ रहे हैं इन ईच डेकेड्स, 70s 80s 90s, इस तरह 2000 में और 2010 में। Okay, so let's discuss the climate models evolution in assessment reports. जैसा कि मैंने बताया मिड 1970s में जो है बेसिकली सिर्फ जो है उसमें सोलर सिस्टम था, उसके साथ एटमॉस्फेयर में जो है वो सिर्फ रेन का पार्ट था और कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल फिनोमेना जो था 90s कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो थी फ्रॉम द इंडस्ट्री, ये उसमें इनकॉर्पोरेटेड थी 1970s के मॉडल में। और सारा का सारा ये मॉडल जो है एटमॉस्फेरिक मॉडल है। 1980s में जो है
मिड 1980s में, इन एडिशन टू क्लाउड्स जो आइस थी वो भी ऐड की गई। इन एडिशन टू क्लाउड्स आइस, लैंड सरफेस मॉडल भी जो है, मींस के लैंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन वाला मॉडल भी जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। However, in first assessment report, which is FAR, in addition to previous जो mid 80s का मॉडल था, ओशन जो है सिंपल ओशन ऐड किया गया। मींस ओशन एटमॉस्फेरिक जो इंटरेक्शन था या जो ओशन एटमॉस्फेयर की जो अंडर जो ओशन का मॉडल सेपरेटली डेवलप किया गया था, उसको कपल कर दिया गया विद द 1980 मॉडल। तो वो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट का मॉडल आ गया। SAR विच इज सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें सल्फेट एरोसोल, ओशन की जो है डिटेल, सिंपल मॉडल नहीं रहा बल्कि ओशन को कुछ डेप्थ तक, उसकी डिफरेंट डेप्थ्स में किस तरह की सर्कुलेशन थी सरफेस के ऊपर, वो ऐड कर दी गई इन एडिशन टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। In third assessment report, which is TAR, कार्बन साइकिल ऐड कर दिया गया। कार्बन साइकिल का मतलब है कि कार्बन का भी एक साइकिल बनता है। एटमॉस्फेयर में जो है जब कार्बन आता है तो वहां से एटमॉस्फेयर से सिंक भी होता है। वो सिंक कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बायोलॉजिकल लाइफ को, ठीक है, वो सिंक भी हो रहा है। इसी तरह ओशन में भी सिंक होता है तो कार्बन का भी साइकिल बनता है। In addition to that, overturning circulation in the ocean was included in third assessment report. AR4, which is assessment report 4, इसमें atmospheric chemistry और vegetation, dynamic vegetation को ऐड किया गया। तो ये बेसिकली एवोल्यूशन जो है डिफरेंट असेसमेंट रिपोर्ट्स में जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड की गई। और जो मैं बात कर रहा था असेसमेंट रिपोर्ट 4 के बाद 5 में, ये लास्ट कंपोनेंट आपको नजर आया, लैंड आइस। लैंड आइस भी जो है वो ऐड की गई थी असेसमेंट रिपोर्ट 5 तक। और रिसेंटली भी जो है लैंड आइस का पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है इन असेसमेंट रिपोर्ट 6। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉडल रेजोल्यूशन। सो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट में जो मॉडल रेजोल्यूशन थी 500 बाय 500 किलोमीटर का ग्रिड था। सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट में 250 बाय 250 किलोमीटर। थर्ड असेसमेंट में 180 किलोमीटर बाय 180 किलोमीटर। असेसमेंट रिपोर्ट 5 में 110 किलोमीटर जो कि 1 डिग्री बनता है, 1 डिग्री बाय 1 डिग्री, तो 110 बाय 110 किलोमीटर। तो मॉडल की रेजोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी इंप्रूव की गई। और उसके साथ साथ जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है कि मॉडल की इम्प्रूवमेंट भी की गई, डिफरेंट जो है प्रोसेसेस या कंपोनेंट्स ऐड किए गए। सिर्फ रेजोल्यूशन फाइन नहीं की गई बल्कि डिफरेंट प्रोसेसेस को भी जो है वो ऐड किया गया, कंपोनेंट्स को ऐड किया गया। इन 1990s जो कि फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, तो जो क्लाइमेट मॉडल्स थे उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो रेजोल्यूशन थी दैट वाज 270 बाय 270 किलोमीटर। और एटमॉस्फेयर के 19 लेवल्स थे, यानी कि 19 लेवल्स तक जो है सिमुलेशन की गई। ये लेवल्स जो हैं ये प्रेशर के लेवल्स हैं। इसी तरह ओशन के अंदर जो कि ओशन 5 किलोमीटर डेप्थ का है, ओशन और लैंड सरफेस के ऊपर जो ग्रिड था दैट वाज 1.25 टू 1.25 डिग्री का ग्रेड था। और ओशन के अंदर 20 लेवल्स थे। ये हेडले सेंटर का जो बेसिकली हेडले सेंटर, यूके हेडले सेंटर है, उनके मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, सारे मॉडल्स की बात नहीं कर रहा। इन प्रेजेंट डे जो बेसिकली असेसमेंट रिपोर्ट 4th तक है, वो जो है यूके ने जो मॉडल दिया था हेडले सेल ने 135 बाय 135 किलोमीटर in atmosphere with 38 levels, while in ocean 40 levels with 1 into 1 degree जो कि 110 by 110 किलोमीटर है। तो ये यूके हेडले सेंटर का
रेजोल्यूशन है बोथ इन एटमोस्फियर, our land and within the ocean. However, assessment report 5 AR5 में जो बेसिकली फाइनर स्केल का जो मॉडल अवेलेबल था दैट वाज 70 किलोमीटर बाय 70 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन। एटमॉस्फेयर में 90 लेयर्स ली गई, 90 लेवल्स, वाइल इन ओशन 60 लेवल्स, 60 लेवल्स के ऊपर जो है सिमुलेशन की गई इन ओशन, 90 लेवल्स के ऊपर एटमॉस्फेयर में। और जो रेजोल्यूशन थी हॉरिजॉन्टल ग्रिड की दैट वाज 70 बाय 70 किलोमीटर। बट असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो है, क्योंकि अभी तक पब्लिश नहीं हुई, उसका भी आइडिया नहीं है कि कितनी उसकी रेजोल्यूशन है। होपफुली उसमें रेजोल्यूशन भी फाइन हुई होगी और एटमॉस्फेयर ओशन की लेयर्स भी जो हैं वो इंक्रीज हुई होंगी। तो ये देख सकते हैं कि आप फर्स्ट असेसमेंट से जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट तक जो मॉडल में एवोल्यूशन हुई, उसकी रेजोल्यूशन में इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब है डेटाबेस, जो डेटा की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इट इज़ नॉट इन टेराबाइट्स, इट इज़ इन पेंटाबाइट्स। बहुत बड़ा डेटा सेट, किसी एक मॉडल का भी लेंगे वो पेंटाबाइट्स का डेटा है, नॉट इन जीबी, नॉट इन टेराबाइट्स, टीबी में भी नहीं है, वो पेंटाबाइट्स की बात होती है। तो इसका मतलब है जब वो जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, एक तो जो है इन लेवल्स के ऊपर जो है वेदर को फोरकास्ट भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं, और साथ ही साथ एवरी 6th आवर, मोस्टली जो मॉडल्स हैं वो 6th आवर के ऊपर रिजल्ट्स देते हैं। एवरी 6th आवर जो है वो रिजल्ट्स को आर्काइव भी करते हैं। सो इट इज ए ह्यूज डेटाबेस। एनी क्वेश्चन अंटिल नो? नो क्वेश्चन? सर ये -5 किलोमीटर का क्या मतलब है? -5 किलोमीटर, -5 मीन्स के सरफेस से नीचे, बिलो सी लेवल। और ठीक है सी सर। लेवल जो है, सी लेवल एलिवेशन 0 है, तो माइनस का मतलब है सी लेवल से 5 किलोमीटर नीचे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें शो किया गया है कि सर ये एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है, सिमिलरली ओशन को भी डिफरेंट लेवल्स और लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो क्या ये मतलब हर एक लेवल को सेपरेटली ये एनालाइज करते हैं और वहां से डेटा कलेक्ट होता है और वो इन मॉडल्स में फिर इनकॉर्पोरेट होता है? क्या इसका ये मतलब है सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। जो बेसिकली मैंने ये वाली फिगर दिखाई थी, ये वाली अभी नजर आ रही है, सिस्टम अर्थ कंपोनेंट्स जो हैं, अर्थ सिस्टम के कंपोनेंट्स, सर ये पूरा जो इंटरेक्शन सिस्टम है इसको रन किया जाता है हर टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो हमें जो रिजल्ट्स हैं वो ग्रिड बने हुए हैं बेसिकली। एटमॉस्फेरिक लेयर में 90 लेवल, सॉरी जो आपने लेवल्स की बात की है वो 38 लेवल्स के अगर ग्रिड्स हैं, तो इसका मतलब है वो 38 लेवल्स के ऊपर जितनी भी इक्वेशन है, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल, फिजिकल लॉज की बेसिस के ऊपर वो सारी कैलकुलेशन होती हैं, और इन लेवल्स के ऊपर जो है डेटाबेस आर्काइव होता है कि इन लेवल्स के ऊपर विंड वेलोसिटी क्या होगी, प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हर लेवल के ऊपर। सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं, फिर ओशन की बात है, ओशन में कि ओशन में जो है उन लेवल्स के ऊपर टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उनकी जो है डायरेक्शन जो है सर्कुलेशन की वो क्या होगी, ठीक है। तो हर चीज की कैलकुलेशन होती है हर लेवल के ऊपर, और हर लेवल के ऊपर वो अगर हम स्टोर करना चाहते हैं 6 आवर के बाद डेटाबेस, 6 आवर के बाद जो भी सिमुलेशन प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट चाहिए वो 6 आवर के बाद हमारे पास स्टोरेज हो रही है।
लेकिन कैलकुलेशन एवरी सिंगल मिनट की हो रही है, वो सेपरेटली मॉडल नहीं रन किए जा रहे, इट इज एक कपल्ड मॉडल जिसमें बायोस्फीयर की बात है। बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है। राइट, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। राइट। Okay, any other question? नो क्वेश्चन, तो अभी हम जो है ब्रेक लेते हैं 30 मिनट्स की। सो वी विल स्टार्ट एट 7 PM इंशाल्लाह। ओके, 7 बजे जो है हम सेकंड पार्ट जो है इसी लेक्चर का वी विल डिस्कस। सर ये 1.25 डिग्री और 1 डिग्री से क्या मतलब है? 1 डिग्री इज ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर। 1.25 डिग्री ये बेसिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, जो डिग्रीज में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। तो जो यूके हेडले सेंटर है वो 1.25 बाय 1.25 90s का उनका मॉडल था। ठीक है, राइट सर। तो ऑलमोस्ट जो है ये कह लें कि 1.25 जो है ये 150 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर का बनता है ग्रिड। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो जो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं इन असेसमेंट रिपोर्ट्स में, उन सारे मॉडल्स की जो रेजोल्यूशन है सेम नहीं है। किसी सेंटर ने जो है फाइन रेजोल्यूशन के ऊपर मॉडल रन किया हुआ है, किसी ने कोर्स के ऊपर किया हुआ है। ठीक है तो सर। आईपीसीसी क्या करती है, उन सारे मॉडल्स को लेके सिंथेसाइज करती है और उन्हीं मॉडल्स को जिन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है उन्हीं साइंटिस्ट को उस रिपोर्ट में एज ए वो जो कहने के ऑथर लेते हैं, वही बेसिकली उन रिपोर्ट को लिखते हैं। आईपीसीसी खुद नहीं लिखता, बेसिकली वो जो सेंटर हैं वो जो है फिर हेल्प करते हैं इन रिपोर्ट राइटिंग और फाइनलाइजिंग दी असेसमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Okay, let's take a break. We will inshallah start at exactly 7 o'clock. Thank you.